हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो लास्ट वीडियो पे आपका अच्छा रिस्पॉन्स आया और एक क्यूरियस स्टूडेंट ने मुझसे पूछा कि लाइट जो ट्रैवल करती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को जो फॉलो करती है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को फॉलो करती है, तो उसके पीछे पर्टिकुलर रीजन क्या है। अच्छा क्वेश्चन था। जनरली ये एनसीईआरटी में डिस्कस नहीं होता, बट ये हम कर सकते हैं। रिफ्रैक्शन पे तो हम बात नहीं करेंगे, रिफ्लेक्शन पे बात करते हैं, जो मैंने कमेंट में भी समझाया था, बट हो सकता है कमेंट में इतना क्लियर ना हो, तो हम उसे एज इट इज अ बोर्ड पे देखेंगे होता क्या। तो जो लाइट ट्रेवल करती है बच्चों, उसमें होता क्या आप देखेंगे। जैसे कि मान लीजिए ये आपके पास मिरर है। अब लाइट को ट्रेवल करना है, ये ए पॉइंट से लाइट जाएगी बी पॉइंट पे, स्ट्रेट लाइन है आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो वो हो सकता था बच्चों इस पाथ को चूज करे, है ना। फिर वो हो सकता था बच्चों इस पाथ को चूज करे, ये भी पॉसिबल था कि वो इस पाथ को चूज करे, है ना। और ये भी पॉसिबल था कि वो इस पाथ को चूज करे। तो आप क्या देखते हैं, आपके पास यहाँ पे ए से बी आफ्टर रिफ्लेक्शन मिरर से जाने के लिए लाइट के पास बहुत सारे पाथ हैं। वो इस पाथ को भी चूज कर सकता है, जिसे मैंने अलग अलग कलर से शो करा है। ए से बी रेड वाले पाथ पे, व्हाइट वाले पे, वायलेट एंड ऑरेंज। तो ये किस पाथ को चूज करता है? लाइट उस पाथ को चूज करता है जिसमें उसे सबसे कम टाइम लगे। यही होता है फर्मेट का प्रिंसिपल। फर्मेट का प्रिंसिपल क्या कहता है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने के लिए लाइट उस पाथ को चूज करेगी जिसमें उसे सबसे कम टाइम लगे। ओके, लीस्ट टाइम का प्रिंसिपल। इसे और डिटेल में हम देख सकते हैं, एक्शन का प्रिंसिपल, हैमिल्टोनियन वगैरह वगैरह, बट हमें उसमें नहीं जाना है। आप यहाँ पे देखिए, इतने सारे पाथ है। तो इतने सारे जो पाथ है बच्चों, तो आप क्या देखते हैं, यहाँ पे आप नॉर्मल पुट करें, यहाँ नॉर्मल पुट करें, यहाँ नॉर्मल पुट करें, तो हर बार एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर नहीं आएगा। बट हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या देखा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के हमेशा बराबर होता है। तो वो आधा फॉर्मेट्स के प्रिंसिपल से ये। आइए हम इसे प्रूफ करते, कैसे। पहले मैं इसे इरेज कर देता हूं। ओके, तो कुछ बेसिक चीजें की जरूरत पड़ेगी। मैं चाहता हूं आप इसे अच्छे से अंडरस्टैंड करें। हो सकता है ये आपको आते हो, क्या पता किसी बच्चे को नहीं आता हो, जिसका मैथ्स बैकग्राउंड इतना सॉलिड नहीं है, तो उसे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस नहीं लगे। तो पहले मैं कुछ बेसिक चीजें डिस्कस कर लेता हूं डिफरेंशिएशन में। जैसे कि मानिए y बराबर बच्चों आपको दे रखा है रूट x। इसका मतलब क्या होता है, y इक्वल्स टू एक्स की पावर 1/2। तो जब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे dy बाई डी एक्स, तो सिंपल आपको पता है पावर को आप कोफिशिएंट में लाएंगे और पावर में से 1 माइनस कर देंगे। तो जब आप ऐसा करेंगे स्टूडेंट्स, तो आपको क्या मिलेगा, x की पावर नेगेटिव हाफ, हाफ माइनस 1 इज x की पावर नेगेटिव हाफ। एंड आपको पता है जब नेगेटिव है तो उसे आप नीचे लेके जाएंगे तो पॉजिटिव बन जाएगा। मतलब dy बाई डी एक्स आपका क्या आ गया, 1/√x इंटू 1/2। और इसे आप लिख सकते हैं 1/2√x। मतलब अगर कोई क्वांटिटी है, यहाँ पे कोई एक्सप्रेशन है रूट के अंदर, तो उसके डिफरेंशिएशन में 1/2 रूट एक्सप्रेशन आना ही है। बट फिर आपको पता है हम चेन रूल भी लगा सकते हैं। हो सकता है यहाँ पे सिंपल x ना हो, अंदर और भी कुछ हो, तो हम वो ले लेते हैं। y इक्वल्स टू अंडर रूट x² प्लस 2x-1। ये हमने एक फंक्शन ले लिया है। अब हम इसका डिफरेंशिएशन करते, कैसे, dy बाई डी एक्स। तो 1/2, जैसे यहाँ पे x था तो यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है वो तो आ जाएगा। ओके, बट अब साथ में चेन रूल के अकॉर्डिंग अंदर जो फंक्शन था, जो x के अलावा x का फंक्शन है, उसका भी डिफरेंशिएशन होगा। तो x² का डिफरेंशिएशन हो जाएगा स्टूडेंट 2x, प्लस 2x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा स्टूडेंट 2, और -1 का क्या होगा आपको पता है 0। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो होप समझता हूं मैं आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। ये बेसिक टर्मिनोलॉजीज आपको क्लियर हो गई होंगी। ये बेसिक डिफरेंशिएशन जिसका हम यूज करने जा रहे हैं फॉर्मेट्स के प्रिंसिपल को समझने के लिए। ये क्लियर है आपका? ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैं इसे इरेज करने जा रहा हूं। नाउ अब हम देखेंगे, ये मान लीजिए बच्चों मेरे पास क्या है, मिरर।
इस मिरर की कांस्टेंट लेंथ होगी, मतलब वो वक्त के संग बदलेगा नहीं, एल। अब मैं क्या मानता हूं, यहां पे मेरा ए पॉइंट है और रेदर मान लीजिए मैं यही मानता हूं ये H1 हाइट पे मेरे पास पॉइंट है ए, और यहां जो लाइट जाएगी मेरी मान लीजिए बी पॉइंट पे, ये H2 हाइट पे मेरे पास पॉइंट है बी। तो लाइट को इंसिडेंट होना है ए पॉइंट से और रिफ्लेक्ट होके जाना बी पॉइंट पे, तो ये ऐसे जा सकती है। अब बहुत सारे पाथ पॉसिबल है, मैंने एक रैंडम पाथ बना लिया, कोई सा भी वेरिएबल पाथ है। तो यहाँ पे ये x होगी, डिस्टेंस को मैंने मान लिया, ये डिस्टेंस कितनी होगी x, यहाँ तक के डिस्टेंस x। तो आप बताइए ये डिस्टेंस कितनी बचेगी। देखिए टोटल डिस्टेंस कितनी थी, यहाँ पे आपके पास टोटल डिस्टेंस l है और उसमें से आपने यहाँ पे x ले लिया, तो ये जो बची हुई डिस्टेंस होगी l में से आप x को माइनस कर दीजिए, आपके पास आ जाएगा बच्चों l माइनस एक्स। ओके डियर स्टूडेंट्स, होप ये समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे जो एंगल है, लेट सपोज कॉल इट अल्फा, और यहाँ पे जो एंगल है इसे मैं क्या कहता हूं, बीटा। अगर ये अल्फा और बीटा बराबर होंगे तो जब मैं यहाँ पे नॉर्मल पुट करूंगा तो यहाँ जो एंगल बनेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, वो भी मेरा बराबर आएगा। क्यों, अल्फा और बीटा बराबर है, मान लीजिए 60 और 60, तो ये तो नॉर्मल मेरा 90 डिग्री पे होता है, तो यहाँ 60 आ गया, 30 बचेगा, ये भी 60 आ गया, 30 बचेगा। हो सकता है 20 और 20 आए तो यहाँ 50 और 50 आएगा, मतलब अल्फा बीटा बराबर होंगे तो मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ बनेगा स्टूडेंट्स आई, और मेरा आर जो बनेगा वो भी बराबर होगा। ओके, तो अब आप देखिए क्या देखेंगे, ये लाइट ने डिस्टेंस ट्रेवल करी, लाइट इट कॉल्ड d1, और ये लाइट ने डिस्टेंस कवर करी, लाइट इट कॉल्ड d2। अब ये जो पॉइंट है मेरा अलग अलग पाथ के लिए, कभी ये पॉइंट यहां हो सकता है, कभी ये पॉइंट यहां हो सकता है, जो मैंने आपको पिछले डायग्राम्स में ऐसे करके दिखाया था। मैंने आपको पिछले डायग्राम में ऐसे बताया था, ये पॉइंट मेरा अलग अलग जगह हो सकता है, जिससे अलग अलग वेरिएशंस आएंगी मेरे पास पाथ की। होप ये समझ में आ गया हो आपको, ठीक है। अब देखिए इतना समझ में आने के बाद आपको पता है यहाँ पे जो टाइम लगा होगा उस टाइम को मैं कहता हूँ t1, यहाँ पे जो टाइम लगा उसे t2। तो टाइम इक्वल्स टू क्या होता है, लाइट की स्पीड तो कांस्टेंट होती है, तो स्पीड बराबर बच्चों आपको पता है क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो यहां से स्पीड जब डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है तो आप टाइम को क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इतना क्लियर है। तो अगर मैं देखूं क्या बच्चों में पाऊंगा कि जो मुझे t1 टाइम लगा वो कितना होगा, d1 बाई स्पीड, स्पीड ऑफ लाइट तो c होती है, t2 टाइम लगा होगा वो कितना होगा बच्चों, d2 बाई c। इतना क्लियर है आपको। अब मैं साइड में ये भी देख लेता हूं पाइथागोरस थ्योरम से कि d1 क्या होगा, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो जो आपके पास d1 होगा वो होगा बच्चों रूट h1 स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर दैट इज x स्क्वायर, और d2 क्या होगा, रूट इस वाले ट्राइंगल में आप बताइए आपके पास जो परपेंडिकुलर है वो आपके पास जो परपेंडिकुलर है वो h2 है, और बेस कितना है आपका l माइनस एक्स। ओके, तो मैं उसे लिख लेता हूं h2 स्क्वायर प्लस l माइनस एक्स होल स्क्वायर। नाउ अब अगर मैं देखता हूं यहाँ पे टोटल जो टाइम है वो होगा t1 प्लस t2, मतलब जो टोटल टाइम है स्टूडेंट्स वो क्या होगा मेरा d1 बाई सी प्लस d2 बाई सी, जिसे मैं फर्दर क्या लिख सकता हूं, रूट h1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई सी प्लस रूट h2 स्क्वायर प्लस l माइनस एक्स स्क्वायर बाई सी। ओके, एक बार मैं इस एक्सप्रेशन को और लिख लेता हूं, t इक्वल्स टू रूट h1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई सी प्लस रूट h2 स्क्वायर प्लस l माइनस एक्स स्क्वायर बाई सी। ओके, तो डिनोमिनेटर में सेम है तो
चाहता तो मैं इसे ऐसे भी लिख लूं। अब ये जो डिनोमिनेटर में सेम है तो मुझे एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। जब डिनोमिनेटर सेम होता है आपको फ्रैक्शन में एलसीएम लेने की जरूरत नहीं होती, ऊपर न्यूमरेटर्स को ऐड करना होगा, तो ये डिनोमिनेटर में यहां ले जा सकता हूं। तो सी टी इक्वल्स टू क्या होगा स्टूडेंट्स, रूट h1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस रूट h2 स्क्वायर प्लस l माइनस एक्स होल स्क्वायर। ओके, अब आप बताएं, आपको टाइम को मिनिमम करना था फॉर्मेट के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, क्योंकि फॉर्मेट का प्रिंसिपल क्या कहता है, लाइट उस पाथ को चूज करेगी ट्रैवल करने के लिए जिसपे उसके पास मिनिमम टाइम लगे, लीस्ट टाइम जब बोले। तो आपको कॉन्सेप्ट पता होगा डिफरेंशिएशन में, इस क्वांटिटी को मुझे मिनिमम करना है, क्योंकि टाइम मिनिमम होगा तो सीटी भी मिनिमम होगा। तो मैं डिफरेंशिएशन कर दूंगा डी सी टी बाई, अब ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ये किसका फंक्शन है, आप बताएं। इस पूरे सिनेरियो में ये जो लेंथ है वो कांस्टेंट है, ये वाली हाइट भी कांस्टेंट है और ये वाली हाइट भी कांस्टेंट है। फर्क किसका आ रहा है, अलग अलग पाथ कैसे आएंगे, जब इस पॉइंट को मैं यहां ले लूं एक्स बदल जाएगा, पाथ बदल जाएगा, जब मैं इस पॉइंट को यहां ले लूं एक्स बदलेगा, पाथ। मतलब इस पूरे ओवरऑल सिनेरियो में जो मेरे पास वेरिएबल है वो एक्स है, तो मुझे ये जो डी सी टी बाई डी करना होगा वो एक्स के रिस्पेक्ट में करना होगा, इक्वल्स टू 0। ओके, तो ये मैं कर लेता हूं यहां पे, कैसे देखें, इसका डिफरेंशिएशन सी टी ये है तो इसका डिफरेंशिएशन करता हूं मैं एक्स के साथ। ओके, देखिए स्टूडेंट्स, यहां पे जो है ये क्या आ जाएगा, अभी बताया मैंने आपको 1/2 रूट h1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई, इसका डिफरेंशिएशन करूं, h तो कांस्टेंट है, यहां पे हाइट कांस्टेंट है h1 और h2 भी कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0 और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आ जाएगा आपके पास 2x। ओके, प्लस 1/2 रूट h2 स्क्वायर प्लस l माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई, अगेन h2 का डिफरेंशिएशन 0 होगा, h2 स्क्वायर का, l माइनस एक्स के होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन पहले क्या आएगा स्टूडेंट, 2l माइनस एक्स मल्टीप्लाई, इसकी पावर को मैं नीचे लेके आया, फिर पावर 1 बची। अब इसके अंदर का दोबारा डिफरेंशिएशन होगा, l कांस्टेंट है 0 माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन 1। होप यहां तक आपको समझ में आ गया। ओके, कुछ नहीं है, मैंने बस क्या करा है, इनका डिफरेंशिएशन करा है, चेन रूल लगाया है और उस डिफरेंशिएशन को एज इट इज लिख दिया। अब मुझे ये जो डिफरेंशिएशन में मिला है इसे किसके इक्वल करना है, 0 के। ओके, टू गेट द मिनिमा, मिनिमा या मैक्सिमा दोनों केस में आपको डिफरेंशिएशन को किसके इक्वल करना होता है, 0 के। ओके, तो अब हम यहां पे करते आगे, देखिए 1/2 रूट h1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और मैं इसे डायरेक्टली लिख देता हूं, ये कितना आ गया था 2x। यहां पे देखिए ये क्वांटिटी जो -1 है इसे नेगेटिव बना देगा, तो -2l माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 रूट h2 स्क्वायर प्लस l माइनस एक्स होल स्क्वायर विल इक्वल्स टू 0। ओके, अब आप क्या करेंगे, आपको पता है नेगेटिव उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, इससे पहले आप कह रहे हैं कि 2 से 2 कट कर देते हैं, अच्छी बात है, कर दिया। उसके बाद x डिवाइडेड बाई रूट h1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू l माइनस एक्स रूट h2 स्क्वायर प्लस l माइनस एक्स होल स्क्वायर। अब ये एक्सप्रेशन है, इसे आप गौर से देखिए तो ये क्या है स्टूडेंट्स, आपको ये दोनों ट्रायंगल दिख रहे हैं। ओके, हमने देखा था कि d1 कितना था, रूट h1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और यहां पे d2 कितना था हमारा, रूट d2 कितना था हमारे पास, रूट h2 स्क्वायर प्लस l माइनस एक्स होल स्क्वायर। इसका मतलब इस ट्रायंगल में ये बेस है और ये जो आया मेरा d1 वो हाइपोटेन्यूस है। तो आप बताएं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस किसके बराबर होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस कोसाइन ऑफ दैट एंगल होता है, तो यहां पे कोस अल्फा आ जाएगा। ओके, अब यहां पे इस वाले ट्रायंगल में आप क्या देखेंगे कि ये जो टर्म है मेरा l माइनस एक्स इस ट्रायंगल का बेस है,
और ये जो रूट h2 स्क्वायर प्लस l माइनस एक्स होल स्क्वायर है वो इस ट्राइंगल का क्या है, हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे भी ये क्या हो जाएगा, इस वाले ट्राइंगल में जो एंगल है उसका कोसाइन कॉस बीटा। अब कॉस अल्फा किसके इक्वल है, कॉस बीटा के। इसका मतलब अल्फा इक्वल्स आ जाएगा बीटा के। और मैंने पहले बताया था अगर अल्फा इक्वल्स टू बीटा आ गया तो आई किसके इक्वल हो जाएगा, आर। ओके स्टूडेंट्स, आई इक्वल्स टू आर। तो इससे हमने देख लिया फॉर्मेट के प्रिंसिपल से, जो कहता है लाइट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ट्रेवल करेगी तो वो उस पाथ को लेगी जिसमें टाइम उसे मिनिमम लगे। उसका यूज करके हमने ये सारी चीजें करी, मैथमेटिक्स लगाई, उसे सॉल्व करा और हमने यही पाया कि वो क्या देगा एट द एंड, ये सारी कंडीशन को सेटिस्फाई करने पे वो देगा I equals to R, which is my law of reflection, that angle of incidence equals angle of reflection. Okay, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ऐसे ही अच्छे अच्छे क्यूरीज आप पोस्ट करते रहे। जैसे ही टाइम मिलेगा उनका आंसर दिया जाएगा वीडियो के फॉर्मेट में या कमेंट के फॉर्मेट में, जितना भी सुटेबल हो। थैंक यू।